नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एल्डर्स से संबंधित। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया म्यांमार रिलेशंस से संबंधित। पिछले हफ्ते देखो फ्राइडे को भी हमने इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो म्यांमार की यात्रा पर गए हैं, तो उसी से संबंधित एक और आर्टिकल आया है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रिलीजियस कन्वर्जन से संबंधित और चौथा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आउट पेशेंट हेल्थ केयर से संबंधित। कोट आज का है, अभी जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है ना वेंकैया नायडू, उन्होंने देखो एक बार बोला था एग्रीकल्चर इज द बेस्ट कल्चर। इस लाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस के बारे में जब आप लिखना हो कि एग्रीकल्चर इज द बेस्ट कल्चर। ये बोला था अभी फिलहाल हमारे देश के जो वीपी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, उनके द्वारा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देश में एल्डर्स की सिचुएशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कुछ दशकों पहले तक ना हमारे देश में एक चिंता होती थी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। मतलब देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा तेजी से बढ़ रही थी कि एक्सपर्ट्स को चिंता थी देश में रिसोर्सेज तो है नहीं, कैसे हम सर्वाइव करेंगे। लेकिन उसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला आप डरिए मत, क्योंकि देखो अगर पॉपुलेशन बड़ी है तो मतलब यूथ ज़्यादा है हमारे देश में, यूथ काम करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, वो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, और इसका मतलब ये भी है हमारे देश में डिपेंडेंट लोगों की संख्या कम है। देखो ये चीज़ देखने को भी मिली, जब यूथ की संख्या किसी भी देश में ज़्यादा होती है ना, तो मतलब वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज होती है। साउथ कोरिया में, ताइवान में, हांगकांग में, सिंगापुर में, इवन चाइना में एग्जाम्पल्स देखने को मिले कि जब एकदम से वहाँ पे यूथ की संख्या इंक्रीज हुई, उन देशों की जो इकोनॉमी है काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुई। ये सब एशियन टाइगर्स हैं, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग एंड सिंगापुर। और जब देखो यूथ की पॉपुलेशन देश में ज़्यादा होती है तो इनोवेशन ज़्यादा आती है, नए नए स्टार्टअप्स बनते हैं। इसीलिए सरकार भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करती है यूथ को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए, यूथ को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देने के लिए। ये देखो ज़रूरी भी है, ना सिर्फ इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से ज़रूरी है बल्कि हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी ज़रूरी है। अगर देखो आप यूथ का पोटेंशियल ठीक ढंग से यूटिलाइज नहीं करोगे ना, तो वही यूथ आपके ऊपर बर्डन भी बन जाएंगे। अगर आप यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सके तो डर लगता है कहीं वो यूथ अपनी जो एनर्जी है गलत डायरेक्शन में ना इन्वेस्ट कर दें। लेकिन देखो ये जो आर्टिकल है ना, ये यूथ से संबंधित नहीं है, जैसा हम शुरुआत में हमने डिस्कस किया, ये एल्डर्स से संबंधित है। राइटर बस थोड़ी इंट्रोडक्शन में भूमिका गढ़ रही हैं कि हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 1970-75 में थी 50, और 2014 से लेकर 18 के बीच लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई है 70 के आसपास। यानी एक एवरेज पर्सन जो है हमारे देश में अब 70 सालों तक जीता है। तो इसी के साथ देखो, चूंकि देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है, तो जाहिर तौर पर अब हमारे देश में लोगों की जो डेथ है वो लेट होती है। मतलब बूढ़े लोगों की जो संख्या है हमारे देश में वो इंक्रीज हुई है और आगे और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ अब अच्छी हैं, लेट से डेथ होती है, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया एल्डर्स की सिचुएशन पे, उनको थोड़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, तो फिर हम या फिर विभिन्न एक्सपर्ट्स एल्डर्स को सिर्फ डिपेंडेंट्स के दृष्टिकोण से देखेंगे कि हाँ वो तो डिपेंडेंट हैं, वो कुछ कमा नहीं रहे हैं। उन्हें ऐसे नहीं देखना चाहिए। किसी भी देश, किसी भी नेशन का अगर आपको पता लगाना है कि वो नेशन कैसे है, आप ये मत देखिए कि वो यूथ को कैसे ट्रीट कर रहा है, आप ये देखिए वो नेशन है अपने एल्डर्स को कैसे ट्रीट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो नेशन कैसा है। तो 2031 आते आते हमारे देश में एल्डर्स की संख्या बढ़ के हो जाएगी 195 मिलियन, और 2050 आते आते एल्डर्स की संख्या हो जाएगी 300 मिलियन। तो आप एल्डर्स को देखो सिर्फ डिपेंडेंट के दृष्टिकोण से मत देखिए कि वो कमा नहीं रहे हैं, वो यूथ के ऊपर या फिर जो लोग कमा रहे हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब इकोनॉमी के ऊपर बर्डन है। नहीं, देखो एल्डर्स एक पोटेंशियल एसेट साबित हो सकते हैं। उनके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है, इतना ज़्यादा उनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन देखो वो पोटेंशियल एसेट तभी साबित होंगे अगर वो प्रोडक्टिव रहें। प्रोडक्टिव का मतलब वो हेल्दी रहें। लेकिन होता ये है कि जो एल्डर सिटीजन्स हैं ना, वो अनेक तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं। जैसे देखो हमारे देश में
एक रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट भी देख लीजिए, फर्स्ट एवर लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया यानी LASI, लस्सी, मीठी लस्सी जो होती है ना, वो नहीं, नाम है इसका लस्सी। 11% जो हमारे देश में एल्डर्स हैं ना, वो किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से सफ़र करते हैं, चाहे वो मेंटल डिसेबिलिटी हो, विजुअल डिसेबिलिटी हो, सुनने की क्षमता प्रभावित हो, या फिर लोकोमोटर मतलब चलने में परेशानी होती हो। हमारे देश में हर साल 58 लाख से इंडियंस की डेथ हो जाती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से। यहाँ पर आंकड़ा भी दिया हुआ है, वो एल्डर्स जिनकी एज 60 से 74 ईयर्स के बीच में है, इनमें से देखो 34% जो एल्डर्स हैं ना, वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से प्रभावित होते हैं, यानी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ से। और वो एल्डर्स जिनकी एज 75 ईयर्स से ऊपर है, उनमें से देखो 37% जो एल्डर्स हैं ना, वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। अब आगे आगे जैसे देखो हमारे देश में पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज होती जा रही है, मतलब यूथ की पॉपुलेशन उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं होगी जितना कि एल्डर्स की पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रो होगी, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ तो आपको पता है इम्प्रूव हो रही हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। लेकिन देखो, अगर एल्डर्स को हमने क्वालिटी, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की, तो फिर वो प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, फिर जो पोटेंशियल एसेट है ना, उनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। देखो, जिंदा रहना एक बात है और प्रोडक्टिव रहना दूसरी बात है। मतलब इतने जो एल्डर्स हैं, डिजीज से सफ़र करते हैं, अगर उनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की तो वो ज़्यादा अच्छे से स्वस्थ होंगे, ज़्यादा अच्छे से उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। देखो, जैसे ही कोविड-19 आया, हमारे देश में बहुत सारी जो कंसल्टेशन है, टेलीमेडिसिन की सुविधा है, वो उपलब्ध हो गई। बहुत सारे नए स्टार्टअप्स इमर्ज होके आए हैं इस सेक्टर में। दवाइयाँ ऑनलाइन परचेज की जा सकती हैं। इवन जो बेसिक टेस्ट है, जिसमें ब्लड सैंपल या फिर दूसरे सैंपल लेने की इत्यादि जरूरत नहीं होती, उनको भी ऑनलाइन कंडक्ट किया जा सकता है। काउंसलिंग ऑनलाइन हो जाती है। लेकिन देखो, ये सब जो हैं वो अब थोड़े अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा सीमित हैं ये सारी फैसिलिटीज़। लेकिन रूरल एरियाज़ में जो यूथ रहते हैं ना, उनको इन टेली कंसल्टेशन फैसिलिटीज़ का इतना पता भी नहीं है, और ना ही वो इनको अफोर्ड कर पाते, मतलब कई बार उनके पास इतना पैसा होता है। देखो, एक चीज़ तो आपको भी पता है, बहुत सारे एल्डर्स जिन्होंने जॉब की होती हैं, वो रिटायर हो चुके होते हैं, या फिर अपने समय में काम किया होता है, अब वो काम नहीं कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एल्डर्स ना पैसों के लिए भी अपने बच्चों पे मोहताज होते हैं, जबकि बुढ़ापे में इतनी सारी जो बीमारियां हैं ना, वो घेर लेती हैं, और एल्डर्स के पास अपना पैसा नहीं होता, तो ये इसलिए उनके पास ना सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आवश्यकता ये है कि सरकार एल्डर्स को ना बहुत सारी स्कीम्स का लाभ दे। कुछ स्कीम्स का लाभ तो सरकार देखो देती है, जैसे पेंशन संबंधित स्कीम्स का लाभ सरकार देती है, लेकिन कितना पेंशन मिलती है? 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, अलग अलग स्टेट्स में इतनी पेंशन मिलती है। कई स्टेट्स में ज़्यादा भी है, जैसे 1000, 2000, लेकिन इतनी पेंशन से ना काम नहीं चलता एल्डर्स का। और बहुत सारे स्टेट्स में तो पेंशन जो है वो यूनिवर्सल भी नहीं है। जैसे कंडीशंस हैं कि अगर आपकी फैमिली के पास इतने पैसे हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, कहीं मतलब ऐसी कंडीशंस हैं। अब आपको लगेगा कि देखो, अच्छी तो है, मतलब सिर्फ गरीब जो एल्डर्स हैं उनको पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, बट देखो बहुत बार ऐसा भी तो होता है ना कि फैमिली रिच है लेकिन एल्डर्स को मांगना अच्छा नहीं लगता। मतलब बहुत सारे ऐसे एल्डर्स होते हैं जिनकी डिग्निटी होती है, उनको पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता अपने बच्चों से, और परिवार के लोग उन्हें देते नहीं हैं, तो वो वंचित रह जाते हैं बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ को अवेल करवाने में। इसके बाद कुछ डेटा है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। देखो, 2016 के हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार इंडिया ने हेल्थ एक्सेस के मामले में अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव किया है। 1990 में तो ये सिर्फ 24.7 था, जो कि 2016 में बढ़ के हो गया है 41.2। लेकिन अभी भी देखो, बाकी देशों से अगर कंपेयर करें तो हमारी रैंक है 145 आउट ऑफ 195, यानी देश के सभी लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सकें, आसानी से अवेल कर सकें। इस दिशा में हमें और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है। अभी हमारी रैंक काफ़ी पीछे है। और एल्डर्स की तो जैसे हमने बात की, बहुत बार उन्हें फैमिली का नेग्लेक्ट देखने को मिलता है, एजुकेशन लेवल कम होता है, स्टिग्मा अटैच होता है एल्डर्स के साथ में, लो ट्रस्ट होता है हेल्थ केयर सर्विसेज पे, उनका इतना भरोसा नहीं होता। मतलब उनको यूँ लगता है कि जो पुराने तरीके हैं ना जड़ी बूटियों वाले, वो ज़्यादा सही हैं, वो मॉडर्न मेडिसिन पे ज़्यादा विश्वास करते नहीं हैं। और अफोर्डेबिलिटी तो सबसे बड़ा फैक्टर है
कि दवाइयाँ महंगी होती हैं और एल्डर्स पैसा खर्च नहीं करने चाहते महंगी दवाइयों पर। इसके बाद लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो अच्छी चीज़ ये है कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी में सरकार ने एल्डर्स को प्रायोरिटी दी है। अक्टूबर 2021 तक हमारे देश में 73% एल्डर्स ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन की कम से कम एक डोज तो लग चुकी है और 40% एल्डर्स ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं। और अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि 10 जनवरी से एल्डर्स के एक वर्ग को बूस्टर डोज भी लगेगी। तो जैसी प्रायोरिटी सरकार ने कोविड-19 की वैक्सीनेशन की स्ट्रेटजी में एल्डर्स को दी है, उसी प्रकार से देखो आने वाले कुछ दशकों में हमारी जो हेल्थ केयर पॉलिसी है पूरी की पूरी वो एल्डरली सेंटर्ड होनी चाहिए। मतलब हेल्थ केयर पॉलिसी में हम एल्डर्स पर पूरा फोकस करें। और अगर देखो सरकार एल्डर्स के लिए हेल्थ केयर पे फोकस करती है ना, तो उसका फ़ायदा देश के सभी वर्गों को मिलेगा, क्योंकि एल्डर्स जो हैं वो कई तरह के डाइवर्स डिजीज से सफ़र करते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी देश में हमारे बहुत ख़राब है। अभी सिर्फ देखो 1000 लोगों के पीछे 1.3 हॉस्पिटल बेड है, 1000 लोगों के पीछे सिर्फ 0.65 फिजिशियन हैं, 1.3 नर्स हैं। अगले एक दशक में हमारे पास पोटेंशियल है 3 मिलियन यानी 30 लाख बेड ऐड करने का, 15,40,000 डॉक्टर्स ऐड करने का और 24 लाख नर्सिस ऐड करने का। ऑलरेडी देखो जो स्कीम्स चल रही हैं एल्डर्स के लिए, जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, ऐसे प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन को हमें और ज़्यादा अच्छा करना होगा। और जो नॉर्मल स्कीम्स हैं जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम, इन स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन को भी मॉनिटर करना होगा अच्छे से, ताकि देश में जितने भी एल्डर्स हैं वो इन स्कीम्स का लाभ उठा सकें। एक और स्कीम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इस स्कीम में भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि देश के दूर दराज इलाकों में जो एल्डर्स रहते हैं ना, वो भी टेली कंसल्टेशन के माध्यम से इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। उनमें भी हेल्थ के मामले में अच्छी लिटरेसी आएगी अगर वो इस मिशन का लाभ उठा पाते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एल्डर्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया म्यांमार रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया म्यांमार रिलेशन का एक आर्टिकल हमने हर्ष पंत का डिस्कस किया था शायद पिछले हफ्ते फ्राइडे को। तो उस आर्टिकल में हमने कंटेक्स्ट डिस्कस किया था कि हमारे देश के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, वो 22 और 23 दिसंबर को म्यांमार की यात्रा पर गए। स्पेशल फ़्लाइट उन्होंने ली और स्पेशल फ़्लाइट थी इस वजह से उसमें कोविड-19 की जो वैक्सीन थी वो भी उस फ्लाइट के माध्यम से इंडिया ने म्यांमार को भेजी। 10 लाख कोविड-19 की वैक्सीन से इंडिया ने म्यांमार को भेजी इस फ्लाइट के माध्यम से ही। म्यांमार में सिचुएशन क्या है आपको पता है, कू लग गया था इसी साल के शुरुआत में म्यांमार में। पहले तो देखो ऐसी सरकार थी वहाँ पे, मतलब ऐसा सिस्टम था कि 25% जो सीट्स थी वो आर्मी के लिए आरक्षित थी। लेकिन नवंबर 2020 में जो इलेक्शंस हुए, सू की जो पार्टी है ना NLD, उसके पास ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिली इस इलेक्शंस में, इस इलेक्शन के रिजल्ट में। तो आर्मी को यूं लगने लगा कि NLD जो पार्टी है ना, अब उसको इतना ज़्यादा बहुमत हासिल हुआ है वो शायद संविधान बदल दे और आर्मी के लिए जो 25% सीट्स आरक्षित हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो इससे पहले कि अपनी इस बार के रिजल्ट के बाद सत्ता संभाल पाती NLD की पार्टी, उससे पहले ही आर्मी ने कू कर लिया और अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो सू की हैं उनको पहले 4 साल की सज़ा सुनाई गई कोविड-19 के प्रोटोकॉल को तोड़ने के लिए और मिलिट्री के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। बाद में उनकी सज़ा को 4 साल से कम करके 2 साल कर दिया गया। वो अभी जेल में हैं। रिस्पॉन्स कैसा है विभिन्न देशों का? देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ तो कंडेम कर रही हैं कि म्यांमार में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, सैंक्शंस की धमकी दी हैं। लेकिन जो चाइना, रशिया जैसे देश हैं वो आपको पता है ऐसी सिचुएशन में उन देशों के साथ रिश्ते अपने और ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं जिन पर वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शंस लगाते हैं। तो चाइना को अपॉर्चुनिटी लगी कि इस अपॉर्चुनिटी में शायद म्यांमार ऑलरेडी जो चाइना के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस तले हैं, ऐसी सिचुएशन में जब वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शंस लगाएंगे तो म्यांमार और ज़्यादा करीब आ जाएगा चाइना के। चाइना बहुत चालाक देश है। जैसे ही कू हुआ ना तो चाइना से एक स्टेटमेंट देखने को मिली कि हाँ सू की एक वैल्यूएबल एलाई हैं, उनका जो लॉस हुआ है उससे हमें दुख है। लेकिन इसके साथ साथ चाइना ने मिलिट्री रेजिम के साथ अपने कोऑपरेशन को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। चाइना चालाक है। आसियान ने क्या किया, जैसे ही
म्यांमार में कू लगा, आसियान कंट्रीज ने क्या किया। देखो, आसियान ने पहले तो एक क्रिएटिविटी ईजाद की। उन्होंने 5 पॉइंट कंसेंसस फॉर्मूला ईजाद किया कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए और आसियान के जो एनवॉयज हैं उनको मिलने दिया जाए पॉलिटिकल प्रिजनर से। ये 5 पॉइंट कंसेंसस फॉर्मूला था। आसियान की मीटिंग में ये निकल के आया, लेकिन म्यांमार के जो टॉप लीडर हैं ना, मिन उंग हलैंग, इन्होंने इस फॉर्मूले को नहीं माना। उसके बाद आसियान की जो यूनिटी है ना वो टूट गई म्यांमार के मुद्दे पर। अब कुछ देश तो ऐसे हैं आसियान के जो म्यांमार से पूरी तरह से डील करना चाहते हैं अच्छे से, जैसे वो सू की जब विदेश मंत्री थी ना, जब डेमोक्रेसी थी तब जैसे म्यांमार से डील कर रहे थे, वैसा ही आसियान के कुछ देश अब म्यांमार से डील करना चाहते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हमें लिमिटेड एंगेजमेंट रखना चाहिए म्यांमार के साथ और उन्हें समझाना चाहिए कि आप अपने देश में डेमोक्रेसी लेकर आओ। तो ऐसी सिचुएशन में अब इंडिया किस प्रकार से एंगेज कर रहा है म्यांमार के साथ, वो देखने वाली बात होगी। और उसी दृष्टिकोण से जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है ना, वो म्यांमार की यात्रा पर गए। अच्छी चीज देखो ये है कि इंडिया के विदेश सचिव से बात की। म्यांमार के जो टॉप अभी फिलहाल जनरल है ना, हलैंग, मिन अंग हलैंग, इन्होंने बात की हमारे विदेश सचिव से, यानी फॉरेन सेक्रेटरी से। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, प्रोटोकॉल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है म्यांमार में। पहले भी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जब गए थे ना, तो जो टॉप लीडर हैं उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मुलाकात नहीं की थी। ज़्यादा से ज़्यादा विदेश मंत्री की मुलाकात हो जाती है फॉरेन सेक्रेटरी से। लेकिन जो टॉप लीडर होता है ना, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अभी टॉप जनरल है, ये सीनियर जनरल, इनके हाथ में सत्ता है, उनसे विदेश सेक्रेटरी की मुलाकात नहीं होती। लेकिन विदेश सचिव की इस म्यांमार की यात्रा के दौरान म्यांमार के मिलिट्री रूलर्स ने प्रोटोकॉल को तोड़ा। इसका मतलब वो भी इंडिया की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। तो ये भी एक जवाब है उन एक्सपर्ट्स को जो बोलते हैं कि म्यांमार जो है ऑलरेडी चाइना के पाले में चला गया है, इंडिया को म्यांमार से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा है नहीं। म्यांमार ने प्रोटोकॉल तोड़ के देश के जो विदेश सेक्रेटरी हैं उनके साथ मुलाकात की। इसका मतलब इंडिया को इंपॉर्टेंस दे रहा है म्यांमार का अभी फिलहाल मिलिट्री रेजिम। तो इस यात्रा के दौरान देखो 3 कंसर्न्स हमारे देश के विदेश सेक्रेटरी श्रृंगला ने म्यांमार के टॉप लीडर को जाहिर किए। सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी। देखो, आप देखोगे तो पिछले कुछ महीनों में देश के नॉर्थ ईस्ट में ना इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ जो है ना वो इंक्रीज हो गई हैं। तो ये कंसर्न्स हमने जाहिर किए म्यांमार की यात्रा के दौरान जो हमारे विदेश सेक्रेटरी गए। और म्यांमार ने भी देखो इंडिया के कंसर्न्स को समझते हुए विदेश सेक्रेटरी की यात्रा से पहले मणिपुर पीपल लिबरेशन आर्मी के कुछ लोग जो हैं वो भारत सरकार को सौंप दिए। मतलब ये जो इंसर्जेंट्स थे ना वो म्यांमार में थे, उनको पकड़ा हुआ था म्यांमार की सरकार ने, तो उनको अब इंडिया को सौंप दिया गया है। ये सिग्नल है म्यांमार के मिलिट्री रेजिम्स का कि हाँ, हम इंडिया के जो कंसर्न्स हैं नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी संबंधित, स्टेबिलिटी संबंधित, उनको समझते हैं और हम म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। दूसरा देखो, रिफ्यूजीज से संबंधित इशू रेज किया गया। चूंकि म्यांमार में कंडीशन खराब है, बहुत सारे जो रिफ्यूजीज हैं वो मिजोरम में शेल्टर चाहते हैं। रिफ्यूजी क्राइसिस देखो तभी एड्रेस होगा जब म्यांमार में स्टेबिलिटी आएगी, म्यांमार में जो सिचुएशन है ना वो इम्प्रूव होगी। तो ये इशू भी म्यांमार के मिलिट्री रेजिम के सामने उठाया गया। उसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन का इशू। देखो, ये तो हमेशा से मेजर एजेंडा रहा है जब भी दोनों देशों के प्रीमियर्स की आपस में मुलाकात होती है। पीपल सेंट्रिक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडिया डेवलप करना चाहता है म्यांमार में। और उसी दिशा में 2 जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं वो तो देखो, एक ट्राइलेटरल हाईवे, एक ऐसा हाईवे जो 3 देश से होकर गुजरेगा, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड। यहाँ पर देखो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड। तो इससे देश की नॉर्थ ईस्ट की जो कनेक्टिविटी है ना वो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ इम्प्रूव होगी। यही सरकार चाहती है ताकि नॉर्थ ईस्ट में बेहतर कनेक्टिविटी हो और वहाँ पे डेवलपमेंट के नए अवसर पैदा हों। एक और प्रोजेक्ट जिसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। आप इस प्रोजेक्ट का मैप भी देख लीजिए। ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन काफ़ी समय से ना रुके हुए हैं ये प्रोजेक्ट कई सारे रीजंस की वजह से। जैसे लैंड एक्वायर नहीं हो उसका है म्यांमार में, तो सरकार को थोड़ा एक्सेलेरेट करना चाहिए इन प्रोजेक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है। अदरवाइज ना संकेत ये जाता है कि इंडिया वादे तो बड़े बड़े करता है लेकिन प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश नहीं करता है, प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी स्लो है।
ऐसा आरोप इंडिया पे लगता है, जबकि चाइना की प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। देखो ये है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक कर देते हैं ताकि आ जाएगा ये देखिए कोलकाता से लेके पहले ये सी रूट है, म्यांमार में सितवे तक, उसके बाद पलेटवा तक ये रिवर रूट है। यहाँ पर ये जो बीच में है ना, सितवे से लेके पलेटवा तक ये रिवर रूट है। उसके बाद ये पूरा हाईवे है, समझ गए। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ना कोलकाता से मिजोरम जाना आसान हो जाएगा। अभी तो देखो सामान जो है वो कोलकाता से आइजोल जाता है सिलिकॉन कॉरिडोर के थ्रू, वो रूट काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ता है। बट इस पर भी काम जो है ना उतना तेज़ी से नहीं चल रहा है। अभी सरकार ने कोई डेडलाइन भी नहीं दी है रिवाइज्ड कि कब तक इस प्रोजेक्ट का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिला के देखो इंडिया की जो अप्रोच है ना म्यांमार के मामले में अभी तक सोबर रही है। एक एग्रेसिव अप्रोच मतलब एक एग्रेसिव स्टैंड इंडिया ने नहीं लिया है, जो कि अच्छी बात है। 1990 से पहले इंडिया ने यही गलती की थी कि जब तक म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं आएगी हम म्यांमार से डील नहीं करेंगे। तो इस वजह से म्यांमार पूरी तरह से चाइना के पाले में चला गया था। लेकिन अब इंडिया पुरानी गलती को रिपीट नहीं कर रहा है। अब म्यांमार में जो मिलिट्री रजीम है उससे इंडिया एंगेज कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, जैसे अपोजिशन हैं, उनको भी अपने कंसर्न से इंडिया जता रहा है। जैसे सूकी हैं जो अभी जेल में है, कि इंडिया आपके कंसर्न्स को समझ रहा है और हम मिलिट्री रजीम से एंगेज कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करे। एंगेज करना इंडिया अभी नहीं छोड़ रहा है, वो अच्छी बात है। वैसे देखो गोल इंडिया का यही होना चाहिए म्यांमार में कि म्यांमार फिर से डेमोक्रेसी के रास्ते पर आए और म्यांमार में स्टेबिलिटी आए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया म्यांमार रिलेशंस से संबंधित। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है ना वो कर्नाटक में जो एंटी कन्वर्जन लॉ आया है ना उससे संबंधित है। मतलब कानून अभी तक बना नहीं है, बिल जो है वो जल्द ही कर्नाटक की लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रेजेंट किया जा सकता है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो वैसे हमारे देश में ना राइट टू रिलीजन है, मतलब कोई भी पर्सन जो है वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकता है। लेकिन ना इसका मतलब ये नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फोर्सफुल ढंग से किसी दूसरे पर्सन का धर्म चेंज करवाए। फोर्सफुल मतलब धमकी देके कि हम आपको मार देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे अगर आपने अपना धर्म चेंज नहीं किया। इवन लालच देकर भी धर्म चेंज नहीं करवाया जा सकता। मतलब ये बोलना कि हम आपको ये सामान दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे अगर आप अपना धर्म चेंज करवाते हो, ये भी नहीं किया जा सकता। ये गैर कानूनी है हमारे देश में। लेकिन कोई देखो अपने धर्म की अच्छी अच्छी चीज़ों को बताता है, ये गलत नहीं है। मतलब अपने धर्म के बारे में लोगों को बताना ये गलत नहीं है, ये राइट टू रिलीजन के अंतर्गत आता है, ये फंडामेंटल राइट है। देश में देखो काफ़ी सारे राज्यों ने कन्वर्जन को क्रिमिनलाइज करने के लिए, जैसे अगर कन्वर्जन होता है फोर्स की सहायता से, फ्रॉड की सहायता से, लालच की सहायता से, तो वो गैर कानूनी है। कई सारे राज्यों ने इसके लिए कानून बनाए हुए हैं। लेकिन हाल फिलहाल में देखो ट्रेंड ये आया है कि कुछ राज्यों ने ये भी कानून बना दिया है कि अगर मैरिज के लिए कन्वर्जन किया जाता है तो वो भी इलीगल है। तो ये देखो अपने आप में ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल साबित हो रहा है कई रीजंस की वजह से। एक तो देखो मैरिज जो है ना वो एक प्राइवेट अफेयर है। कोई शादी कर रहा है अपने धर्म में या फिर दूसरे धर्म में, ये उसकी मर्जी है। लेकिन कई सारे राज्यों के द्वारा इस प्रकार का कानून बनाना कि अगर आपने मैरिज के लिए अपना धर्म चेंज किया है तो वो गलत है, इलीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर देखो ऐसा होगा तो हमारे देश में जो इतनी ज़्यादा इंटरफेथ मैरिजेज हुई हैं उन पर भी खतरा आ जाएगा अगर इस प्रकार के लॉज को रिट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंट किया जाता है। और मान लीजिए रिट्रोस्पेक्टिव चलो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, फ्यूचर में इस प्रकार से कन्वर्जन नहीं किया जा सकता, तो मतलब हमारे देश में फिर इंटरफेथ मैरिज हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब कन्वर्जन होगा तो पूछा जाएगा कि आप कन्वर्जन क्यों कर रहे हो। तो सामने वाला पर्सन अगर बोलेगा कि मुझे मैरिज करनी है तो अथॉरिटीज़ कहेंगी नहीं, मैरिज के लिए आप अपना जो धर्म है वो चेंज नहीं कर सकते। तो सामने वाला क्या करेगा, झूठ बोल देगा कि नहीं मैं मैरिज नहीं कर रहा हूँ, मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे ये धर्म अच्छा लगता है जिसमें भी वो चेंज कर रहा है, इसलिए मैं अपना धर्म चेंज कर रहा हूँ। लोग देखो तरीके तो ढूंढ ही लेंगे, लेकिन कानून जो है ना
वो संविधान की वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, ऐसा राइटर बोलते हैं। इससे संबंधित देखो एक आर्टिकल पहले भी अच्छा सा आया था, जल्दी से आप एक बार उस आर्टिकल को रिवाइज कर लीजिए। देखो, एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करना, ये हमारे देश में हमेशा से एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। इस प्रकार से जो कन्वर्जन होता है एक धर्म से दूसरे धर्म में, इंटरफेथ कन्वर्जन, इसे रोकने के लिए विभिन्न स्टेट्स ने अपने अपने कानून भी बनाए हुए हैं। लेकिन ये जो कानून हैं वो उस कन्वर्जन को रोकते हैं जो कन्वर्जन धोखे से हुआ है, यानी फोर्स से हुआ है, धोखाधड़ी से हुआ है, फ्रॉडुलेंट मीन से हुआ है, या फिर लालच देके हुआ है, एल्योरमेंट से हुआ है। इस प्रकार से अगर एक पर्सन एक धर्म से दूसरे धर्म में जाता है तो उसे रोकने का प्रयास किया है विभिन्न स्टेट्स ने एंटी कन्वर्जन लॉज बना के। लेकिन देखो, पिछले कुछ महीनों में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, हिमाचल प्रदेश, ये वो राज्य हैं जिन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉज में अमेंडमेंट की है। क्या अमेंडमेंट की है? अगर देखो, मैरिज करके भी कोई एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होता है तो उसके खिलाफ भी पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है इन एंटी कन्वर्जन लॉज में। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आरोप लगाया कि कई बार मैरिज का सहारा भी लिया जाता है कन्वर्जन के लिए। तो इंटरफेथ जो मैरिज होती है उसको भी इनडायरेक्टली पिनलाइज किया गया इन स्टेट्स के द्वारा अपने एंटी कन्वर्जन लॉज को अमेंड करके। बट देखो, अलग अलग स्टेट्स में जो ये एंटी कन्वर्जन अमेंडमेंट्स आए हैं ना, इनको चैलेंज किया गया है रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के सामने। फॉर एग्जांपल, गुजरात में ये जो एंटी कन्वर्जन अमेंडमेंट है जो इंटर रिलीजियस मैरिज को पिनलाइज करता है और आरोप लगाता है कि ये जो इंटर रिलीजियस मैरिज होती है ये कन्वर्जन के लिए होती है, तो इस नए अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया गुजरात हाईकोर्ट के सामने। और गुजरात हाईकोर्ट का अब एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है, इंटरिम ऑर्डर आया है इस इशू पर। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि भैया आप एक बात बताओ, वो इंटर रिलीजियस मैरिज जिसमें फोर्स का इस्तेमाल किया गया है, फ्रॉडुलेंट मीन्स यानी कि धोखाधड़ी का इस्तेमाल किया गया है, या फिर एल्योरमेंट का इस्तेमाल किया गया है यानी लालच देके शादी की गई है, तो उनको तो आप पिनलाइज कीजिए ना। लेकिन वो इंटर रिलीजियस मैरिजेज जिसमें दुल्हा दुल्हन अलग अलग धर्मों से हैं, कोई भी ऐसे मीन्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, प्योर प्यार है, मतलब उन्होंने रजामंदी के साथ आपस में शादी की है, ना तो फोर्स का इस्तेमाल है, ना ही फ्रॉडुलेंट मीन्स का इस्तेमाल है, ना ही लालच का इस्तेमाल है। तो आप ऐसी इंटर रिलीजियस मैरिजेस को क्यों पेनलाइज कर रहे हो, ऐसा गुजरात हाईकोर्ट ने कहा। मतलब देखो, ये है गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अमेंडमेंट एक्ट 2021 के कुछ प्रोविजंस पर स्टे लगा दिया। इस एक्ट के वो प्रोविजंस जो इंटर रिलीजियस मैरिज से कन्वर्जन जो होता है उसको पिनलाइज करते हैं, ऐसे प्रोविजंस पर स्टे लगा दिया गया है गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि गुजरात एक्ट का ये जो सेक्शन 3 है ना, इसको सीधा सीधा आप पढ़ोगे तो सीधा सीधा पढ़ने से ही पता लग जाता है कि मैरिज से कोई भी कन्वर्जन होता है उस पर रोक लगा दी गई है इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 3 के तहत। जबकि देखो, इंटर रिलीजियस मैरिज के दौरान कन्वर्जन पर तभी रोक लगनी चाहिए जब उसमें फोर्स, एल्योरमेंट और फ्रॉडुलेंट मीन्स का इस्तेमाल हो। अगर ये चीज़ें नहीं यूज हुई हैं तो फिर इंटर रिलीजियस मैरिज के दौरान कन्वर्जन हुई है वो गलत नहीं है। अब देखो, इसमें आर्टिकल अपना व्यू पॉइंट देता है राइटर बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये काफ़ी बार क्लैरिफाई किया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अगर स्टेट किसी की प्राइवेट लाइफ में घुसता है। तो इन अमेंडमेंट्स के तहत, इन अमेंडमेंट्स के थ्रू विभिन्न जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं सिटीजन्स की प्राइवेट लाइफ में घुस रही हैं, ये गलत है, ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है। ये जो मैरिज की सहायता से कन्वर्जन जो होती है जिसमें कोई गलत तरीका नहीं है, इस पर बैन लगाना, इसको पिनलाइज करना, ये राइट टू रिलीजन के भी अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने सफीन जहां वर्सेस अशोकन केस में साफ तौर पे कहा था, किसी भी पर्सन को अपनी चॉइस के पर्सन से
शादी करने का पूरा पूरा अधिकार है, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। बट वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स ने एंटी कन्वर्जन लॉज में जो अमेंडमेंट्स करी, ये देखो इनडायरेक्टली इंटरफेथ मैरिजेस को रोकती हैं। और अगर वर और वधू दोनों अलग अलग रिलीजन से संबंध रखते हैं तो फिर उनकी हरासमेंट हो सकती है पुलिस के द्वारा। ऐसे प्रोविजंस भी ऐड किए गए हैं। अभी गुजरात हाईकोर्ट का जो ये फैसला आया है, ये इंटरिम फैसला है। गुजरात सरकार का ये जो कानून है, इस पर तो अभी सुनवाई होना बाकी है, लेकिन कुछ प्रोविजंस पर अभी स्टे लगाया गया है ताकि जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस हुई हैं उन कपल्स को हरास ना किया जा सके पुलिस के द्वारा। उसे रोकने के लिए फिलहाल गुजरात हाईकोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल है उसमें बात बोली जाती है कि देखो ये गुजरात हाईकोर्ट का एक बहुत अच्छा फैसला है। इवन विभिन्न जो सेकुलर लोग थे वो यही उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में काफ़ी सारे वर्डिक्ट्स हैं, तो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के जो ये अमेंडमेंट है ये कोर्ट के सामने टिक नहीं पाएंगे, और वही हुआ है। बट देखो बहुत बार ऐसा होता है, जुडिशरी तो अपना वर्डिक्ट दे देती है, लेकिन वो जो वर्डिक्ट है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे सेक्शन 66 आईटी एक्ट, अभी भी लोकल लेवल पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा इस सेक्शन के तहत केस दर्ज कर लिया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्शन 66A आईटी एक्ट को पूरी तरह से स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। तो उम्मीद ये की जाती है कि गुजरात हाईकोर्ट का ये जो वर्डिक्ट आया है, अलग अलग रिस्पेक्टिव हाईकोर्ट्स भी सिमिलर वर्डिक्ट दे सकती हैं। बट देखो जुडिशरी के ये वर्डिक्ट्स लोकल लेवल पे ऑफिसर्स तक पहुंचने चाहिए। ऐसा नहीं कि जुडिशरी के वर्डिक्ट के बावजूद लोकल लेवल पे ऑफिसर्स को पता ना हो, वो अनअवेयर हों कि जुडिशरी ने प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन कर दिया है और वो इंटर रिलीजियस शादी करने वाले कपल्स को हरास करते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया एंटी कन्वर्जन लॉ से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आउट पेशेंट हेल्थ केयर सर्विसेज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हमारे देश में ना इन पेशेंट हेल्थ केयर की इंश्योरेंस की तो अच्छी व्यवस्था है। इन पेशेंट हेल्थ केयर समझते हो ना, जैसे अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना इलाज करवाता है, तो वो है इन पेशेंट हेल्थ केयर। अब इन पेशेंट हेल्थ केयर के लिए तो बहुत सारी स्कीम्स भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्कीम, काफ़ी सारी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं। लेकिन क्या आप बताइए सरकार की कोई ऐसी इंश्योरेंस स्कीम है जो आउट पेशेंट हेल्थ केयर पे फोकस करती हो? आउट पेशेंट हेल्थ केयर मतलब जैसे कोई पर्सन है एक्स, वो ओपीडी के लिए जाता है, मतलब उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना है सिर्फ, ताकि जो भी उसको दिक्कत है, जैसे बुखार है, उसके बारे में डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है उन दवाइयों को परचेज किया जा सके और अपना बुखार ठीक किया जा सके। तो सिर्फ जो हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है ना, उस हेल्थ केयर को कहते हैं आउट पेशेंट हेल्थ केयर, ओपीडी जो सर्विसेज होती हैं। देखो हमारे देश में ना सरकार आउट पेशेंट हेल्थ केयर की इंश्योरेंस की व्यवस्था सरकार नहीं करती। सरकार को ये लगता है कि इन पेशेंट हेल्थ केयर तो तभी बंदा अवेल करवाता है, हॉस्पिटल में एडमिट तो बंदा तभी होता है ना जब सच में आवश्यकता होगी। कोई टाइम पास के लिए तो एडमिट होगा नहीं हॉस्पिटल में। लेकिन अगर सरकार आउट पेशेंट हेल्थ केयर की इंश्योरेंस की व्यवस्था सरकार ने करना स्टार्ट कर दिया ना, तो बहुत सारे लोग जिनको कुछ भी नहीं है, उनको पता है कि सरकार हमें इंश्योरेंस का पैसा देगी, वो थोड़ी सी दिक्कत के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा बुखार ज़्यादा हुआ भी नहीं, वो बस डॉक्टर के पास चला गया, उनको पता है कि इंश्योरेंस का पैसा तो सरकार दे ही देगी, और झूठे क्लेम भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब लोग डॉक्टर्स के साथ में एक नेक्सस बना लेंगे, कुछ डॉक्टर्स के साथ में, कि मैं आपके पास आ जाऊंगा और चला जाऊंगा, मतलब आऊंगा भी नहीं, बस सिर्फ आप बिल काट देना, आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपको कंसल्टेशन फीस मिल जाएगी और सरकार पैसा दे ही देगी, उसमें से कुछ हिस्सा आप मुझे दे दीजिएगा। इस प्रकार के रैकेट चलने लगेंगे अगर सरकार आउट पेशेंट हेल्थ केयर इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने लगी। तो इसीलिए सरकार ना आउट पेशेंट हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस नहीं प्रोवाइड करती हैं। बट राइटर कहते हैं देखो दिक्कत तो है, मान लिया कि हाँ दिक्कत है, झूठे क्लेम्स काफ़ी ज़्यादा आने लगेंगे और ओपीडी को रेगुलेट करना भी सरकार के लिए आसान नहीं है। कितने सारे डॉक्टर्स हैं हमारे देश में जो ओपीडी सर्विसेज देते हैं, रेगुलेट करना कि वो कैसी सर्विसेज दे रहे हैं और उनकी फ़ीस को रेगुलेट करना
सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए सरकार सिर्फ इन पेशेंट इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करती है, आउट पेशेंट हेल्थ सर्विस सरकार नहीं प्रोवाइड करती। बट राइटर कहते हैं देखो, आउट पेशेंट हेल्थ सर्विस अगर सरकार प्रोवाइड करे ना तो उसका बहुत फायदा होगा। अगर देखो कोई पर्सन डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ठीक हो जाता है तो उसको एडमिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग ना आउट पेशेंट हेल्थ केयर नहीं अवेल करते, तभी तो उनको बाद में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि वो शुरुआत में बहुत डिले कर देते हैं। तो इसलिए सरकार को एक मिडिल सॉल्यूशन निकालना होगा कि आउट पेशेंट हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज लोगों के पास हो, ताकि बाद में डिजीज बढ़े ही ना, शुरुआत में ही डिजीज का इलाज हो जाए। शुरुआत में ही डॉक्टर जो मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको ले पेशेंट, और उनको बाद में हॉस्पिटल में एडमिट होने की दिक्कत ना आए। ऐसा राइटर सजेस्ट करते हैं कि आपको ये मिडिल सॉल्यूशन निकालना होगा। तभी तो आर्टिकल का टाइटल ही ये है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सरकार आउट पेशेंट हेल्थ केयर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करे ताकि शुरू में ही प्रिवेंशन हो जाए और बाद में ट्रीटमेंट की आवश्यकता ही ना पड़े, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 4 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।